नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास शो थर्ड डिग्री। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं बिहार की 3 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ बिहार में सवर्ण समाज का भारी विरोध। ओबीसी को भेदभाव पीड़ित मानने पर हंगामा। नित्यानंद राय सवालों से भागे। कर्पूरी ठाकुर जयंती पर आरजेडी सभा रण क्षेत्र बनी। कार्यकर्ताओं ने गद्दार नारे लगाकर मंच पर बैठे नेताओं के खिलाफ भारी हंगामा किया। पटना शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ कुकर्म के बाद संदिग्ध मौत। सम्राट चौधरी बोले दोषी को माला चढ़ाएंगे, बख्शा नहीं जाएगा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। बिहार में यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। यूजीसी ने 13 जनवरी को अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के विनियम 2026 के तहत सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल अनिवार्य कर दिया है। पहले यह सिर्फ SC ST के लिए था, अब ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। जनरल कैटेगरी यानी कि सवर्ण समाज के छात्रों और संगठनों का आरोप है कि ओबीसी को पहले से आरक्षण मिल रहा है, ऐसे में उन्हें भी भेदभाव पीड़ित मानना अनुचित और सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। हाजीपुर में कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यूजीसी से जुड़े सवालों से बचते नजर आए। यूजीसी का दावा है कि यह नियम जातिगत भेदभाव रोकने, समावेश बढ़ाने और 24/7 हेल्पलाइन के साथ शिकायत निवारण के लिए है, लेकिन बिहार में सवर्ण समाज इसे वोट बैंक की राजनीति मान रहा है। विरोध अभी बढ़ रहा है और कई संगठन राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी में। और सवाल ऐसे में ये उठता है राजीव सर कि आखिर यूजीसी के नए नियम को लेकर के इतना विरोध क्यों छिड़ा हुआ है? क्या है ये पूरा मामला? देखिए, कहा तो ये गया कि जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, उसमें बच्चों के बीच समानता एस्टैब्लिश करने के लिए ये इक्विटी नियम को लाया गया है। लेकिन इसका बिहार ही नहीं पूरे देश में विरोध हो रहा है। और इसमें ऐसा नहीं कि ओबीसी को शामिल करके इन्होंने बहुत अच्छा किया है या फिर बुरा किया है। ओबीसी जो सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जो ज्ञान बहादुर लोग बातें कर रहे हैं, ओबीसी को इसमें कहीं ना कहीं सैंडविच की तरह इस्तेमाल किया गया है। आप इसको ऐसा समझिए कि ओबीसी के ऊपर कौन है? EWS और दिव्यांग, और उनके ऊपर कौन है? SC ST। कोई भी मामला अगर ओबीसी के अगर बच्चे एक वर्ड भी बोलते हैं SC ST को, तो वो तो SC ST ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो वो सोचिए कि जब सुनवाई होगी तो पुलिस केस भी बनेगा और फिर ओबीसी बच्चों के साथ भी भेदभाव है। तो ऐसा नहीं कि ओबीसी के बच्चे को इसमें बहुत बड़ा ढाल दिया गया है। पहली बात, सवर्णों को लेकर जो बात हो रही है, चाहे वो ठाकुरों की बात हो, ब्राह्मणों की बात हो, भूमिहारों की बात हो, कायस्थों की बात हो, तो उनका एक चीज कहना है कि आप 2012 में ये प्रावधान था मनमोहन सरकार के समय में कि अगर कोई गलती करता है, गलत सूचना के आधार पर फंसाने की कोशिश करता है, तो वो भी दंडित होगा, उसके खिलाफ भी दंड का प्रावधान था। लेकिन फिलहाल मोदी सरकार ने, यूजीसी ने इसको हटा लिया है। इसी पर सबसे ज़्यादा लोगों को आपत्ति है और बिहार में सबसे ज़्यादा इसी बात को लेकर विरोध हो रहा है। भाई, अगर आप ये मांग के चल रहे हैं कि कुछ जातियां क्रिमिनल स्वभाव रखती हैं, तो ये गलत है। और अगर कोई जाति आरोप लगा रहा है, वो दंडित नहीं होगा। अगर झूठी सूचना दे रहा है और खुलासा हो जाए, कोई झूठी सूचना दे रहा है, दंडित नहीं होगा, तब तो आपने उसको बार बार आरोप लगाने का लाइसेंस दे दिया। और वो सच्चाई है कि भाई आरोप लगाया और पाया कि नहीं, तुमने झूठा आरोप लगाया, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तो वो घूमते हुए फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर दूसरे पर आरोप लगाएगा, फिर दूसरे पर आरोप लगाएगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई, प्यार का इजहार किया, नहीं ऐसा हुआ, वहाँ आरोप लगा देगा। मार्क्स को लेके या टीचर को लेके, शिक्षक को लेके, इसमें प्रोफेसर वगैरह क्या है, ये लगभग 30-35 साल का नौकरी होती है। और बच्चों क्या है, इंटर ग्रेजुएशन करते करते, PhD करते करते 8-10 साल में निकल जाते हैं। तो वो तो चले गए, लेकिन सबसे ज़्यादा तो हितधारक वही हैं और सबसे ज़्यादा वो भी झेलेंगे। लेकिन बाउंड है तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि मामला SC ST आयोग में जब जाएगा तो जो मैंने बताया कितना खतरनाक होगी, ये भी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को प्रिविलेज नहीं है, उनको भी घसीट दिया गया है। मतलब अगर कोई ब्राह्मण
प्रोफेसर है या फिर कोई ठाकुर प्रोफेसर है, तो ठाकुर महिला को या ब्राह्मण महिला को भी उल्टी पुल्टी बातें बोल रहा है, तो उनके खिलाफ कि भाई क्या एक्शन लिया जाए, इसमें कहीं कुछ हो नहीं है। तो इसके अलावे बराबरी नहीं, देखिए इसमें क्या होगा, इन सारे मामलों में प्रतिशोध बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आप जो विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, भारत को विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, तो -40 वाला जब डॉक्टर बन जाएगा, अगर 160 नंबर लाने वाला घास छिलेगा, तो भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा, विकसित भारत कैसे बनेगा, एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा देखिए, अभी देखिए कि 99% से ऊपर बिहार में SC ST के फर्जी केस आते हैं जी सर। और ये आंकड़ा रवि पाटवा समाज सेवी दरभंगा के उनकी आंकड़ा है जी। उसके अलावा 40% जो फर्जी केस है राजस्थान वगैरह में, ये सब कोर्ट ने मतलब खुद इसमें वो कहा है। तो क्या होगा, मतलब 99 लोगों को तो आप कहीं ना कहीं फंसा दिए, उनका करियर क्या होगा, 10-10 साल तक सजा का प्रावधान इसमें है। तो बच्चे ही नहीं बर्बाद होंगे, पूरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, बुढ़ापे का सहारा छिन जाएगा। और एक बात और भी है, दंड के प्रावधान से समाज कब सुधरा है? आज समाज सुधरता दंड के प्रावधान, छोटी छोटी बच्चों के साथ इतनी निशंस घटनाएं घट जा रही हैं, फिर तो हो गया होता। मानसिकता के लेवल पे काम करने की जरूरत है, और यही पूरा का पूरा कहा जाए तो स्वच्छ भारत को बनाएगा। क्योंकि जिस तरह से आप ब्राह्मण बनिया को लेकर आप कहते हैं कि भारत छोड़ो, जिस तरह JNU के दीवारों पर यह लिखा है कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, बनारस के BHU के दीवारों पर लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी, तो इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए जिन लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन नहीं होता है। तो पूरा का पूरा विवाद इसी तरफ है कि भाई आरोप लगाने वाला खुला घूमेगा और एक खास जाति को पकड़ जेल में डाल देंगे, तो पूरा पूरा भारत ही बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मुजफ्फरपुर में राजद की श्रद्धांजलि सभा रणक्षेत्र बन गई। बीबीगंज के एक निजी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मंच पर जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, पूर्व विधायक और कई कदावर नेताओं की मौजूदगी थी। जैसे ही यह सभा शुरू हुई, दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गद्दार कह करके गद्दारों का मंच से उतारो जैसे नारे लगा करके जोरदार हंगामा मचा दिया। कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप था कि मंच पर उन नेताओं को जगह दी गई जिन्होंने 2025 विधानसभा चुनाव में पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशियों के खिलाफ भीतरघात की और उन्हें हरवाया। ये चिल्लाते रहे, पार्टी को हराने वालों को मुख्य अतिथि क्यों बनाया? जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने माइक से शांत करने की कोशिश की, अनुशासन की अपील की, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ता नहीं माने। मंच पर बैठे नेताओं के चेहरे पर असहजता छा गई। राजीव जी, क्या हो रहा है राजद में? एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव की ताजपोशी होती है, उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि पार्टी में कई सक्षम नेता है, फिर भी एक डायनास्टी को मेंटेन करने के लिए असक्षम को नेता बना दी जाती है, बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। तेजस्वी प्रसाद यादव खुद ही कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि 300 नेताओं का लिस्ट बना हुआ है जो गद्दार हैं, और अब देखिए इनकी जयंती पर इस तरह की कलहम मच रहा है मंच के ऊपर। क्या संकेत दे रहा है? देखिए एक बात समझिए, जो गद्दार वर्ड है वो उन नेताओं को जो अपने क्षेत्र में जाकर काम करते हैं, जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने विधायक फंड से उस क्षेत्र का पूरा कायाकल्प किया है, उनके लिए ये सब बहुत मैटर करता है। सवाल सबका नहीं है, सवाल है उस जनभावना का जो कि एक नेता के मुंह से निकल रहा है, अपने उस बड़े नेता के लिए जिसने कभी भी उसके काम को नहीं देखा, उसके क्षेत्र में बदलाव को नहीं देखा, और वैसे नेताओं को टिकट बांट दिया जो कि कनेक्शन पाकर चमचागिरी कर कर तेजस्वी यादव को फिर लालू यादव को खुश किया। क्योंकि चुनाव के दौरान लगातार जिस तरह से लालू के काफिले को घेरा गया और राबड़ी आवाज को घेरा गया, तेजस्वी पर सवाल उठाए गए, बड़े बड़े नेता, अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात करें या फिर शिवानंद तिवारी की बात करें, आलोक मेहता की बात करें, तमाम तरह नेता, तो अब यही सारी चीजें आ रही हैं कि आखिर आप हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं। और अब जब तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है तो उनको एक आशा दिख रहा है, लेकिन वे जब देख रहे हैं कि मंच पे वही नेता हैं जिन लोगों ने समाज को बांटा, जिन लोगों ने चमचागिरी के आधार पर, जिन लोगों ने चापलूसी के आधार पर, जिन लोगों ने पैसे देकर टिकट खरीदे या कहीं तेजस्वी के करीबी पाए, क्योंकि ये सब आरोप लगता भी रहा, तो अब वो बिफर कर साफ साफ राजद नेताओं को गद्दार कर रहे हैं। दूसरी एक बड़ी बात ये है कि ये इनका ये गद्दार कहना ये भी साबित करता है कि किस तरह से राजद के अंदर मार मची हुई और कहीं कोई ध्यान नहीं है। खुद रोहिणी आचार्य जो तेजस्वी की बहन है, तेज प्रताप लगातार हमलावर हैं,
3 बहनें घर छोड़ चली गई हैं रोहिणी के आचार्य के अलावे। और खुद पार्टी के अंदर जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, और उनको ये लगता है कि अब तेजस्वी हमारे अध्यक्ष बनकर, कार्यकारी अध्यक्ष बनकर हमें आदेश देंगे तो ये नहीं चलने वाला है। और इसीलिए लालू यादव ने बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ अध्यक्ष की कुर्सी अपने पास रखी है, ये मैसेज देने के लिए कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारे आप मित्र रहे हैं, मित्र रहेंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ी चालाकी है, वो नेता भी समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को आप पुश कर रहे हैं धीरे से, और हमें उसका हैबिचुअल बनाएंगे। कल को 2 साल बाद 28 तक तो राजद अध्यक्ष हैं ही लालू यादव, लेकिन इसी बीच पूरा का पूरा नैरेटिव सेट हो जाएगा, एजेंडा सेट हो जाएगा कि तेजस्वी की आपको सुनना होगा, अन्यथा आपको बाहर रहना होगा। क्योंकि संजय यादव को देखिए आप, रमीज नेवत खान को देखिए, सब लोगों ने विरोध किया, लेकिन तेजस्वी करीबी है तो बने रहे, और तेजस्वी ने सबको के लिए, चाहे रोहिणी आचार्य हो या लालू हो, सबको शांत करा दिया। तो अब जब ये नेता विरोध करेंगे तो अभी तो ठीक है, लालू ने समझाने के लिए रख लिया है कि नहीं, अध्यक्ष की कुर्सी मेरे पास ही है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अगर ये नेता विरोध करते हैं, 2-2.5 साल के अंदर भी तेजस्वी के नेतृत्व को नहीं स्वीकार करते हैं, तो सीधे सीधे लालू यादव को ये मैसेज जाएगा कि ऐसा करिए, अगर आपको भी तेजस्वी की आदत अभी तक से नहीं लगी 2 साल में, तो आप राजद से बाहर जाइए, घूम फिर के आइए, बड़े क्रांतिकारी बने हैं ना। तो पूरी कहानी इधर है, और इसीलिए नेता विफर रहे हैं कि इन लोगों ने गलत करके भी तेजस्वी और लालू करीबी बने हुए हैं, और ये नेता गद्दार है, और इसीलिए पूरा का पूरा बवाल राजद में मचा हुआ है। ठीक है, तो पटना शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ कुकर्म के बाद मौत, क्या बिहार सरकार और पुलिस दोषियों को बचाने की साजिश रच रही है, या एसआईटी जांच सिर्फ समय खींचने का खेल होता जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये तो अच्छी बात है कि एसआईटी जांच हुई, लेकिन आज जो सम्राट चौधरी ने कहा कि दोषी कोई भी हो उसके ऊपर माला चढ़ाया जाएगा। माला चढ़ाने से उनका मतलब उस पर जबरदस्त कार्रवाई है, मतलब जनरली आफ्टर डेथ ही माला, फांसी पे या फिर जो भी है माले वाली चीज़ होती है, तो इशारा बड़ा खतरनाक है। लेकिन साथ साथ एक बड़ा सवाल भी कि शुरुआती जांच में लीपापोती क्यों हुई? क्या जिन लोगों ने लीपापोती की, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे हॉस्टल की बात हो, चाहे पुलिस की ही बात हो, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। लगभग 5-6 दिन तक वो बच्ची लड़ती रही जीवन और मौत से, आफ्टर देन वो चली गई इस दुनिया से, और सवाल छोड़ गई कि मैं तो जा रही हूं, किसी और के साथ फिर ऐसी घटना ना हो। जरूरत है पूरे पटना के हॉस्टल का ठीक से औचक निरीक्षण की, जांच की कि आखिर इस तरह के तार कुछ जो नेता हैं या फिर जो रसूदार हैं या बिजनेसमैन हैं क्या जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो हॉस्टल था उसके बाहर बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां नेताओं के या बिजनेसमैन के या रसूदारों को लगे रहते थे। तो ये पूरी जांच की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि जो शुरू में कि जो थ्योरी गढ़ी गई सुसाइड केस की, तो उस पर भी जांच होना, वैसे लोग जो लोग थ्योरी गढ़े उन पर भी जबरदस्त कार्रवाई की जरूरत है। और एक अच्छी बात है कि आज खुद गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस पर संज्ञान लिया है। संज्ञान तो खैर पहले से पुलिस काम करी है, लेकिन उनका बयान आना बहुत बड़ी उम्मीद एस्टैब्लिश कर रहा है इस पूरी जांच में। तो तय मानिए आने वाले समय में बहुत ही जल्द खुलासा होगा इस पूरे नीट मामले में आरोपी कौन है, और उसको सख्त सजा होगी, ये भी तय है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर, तमाम धन्यवाद। तो ये थी 3 बड़ी खबरें जिन्होंने बिहार की सियासत को 3rd डिग्री दे रखी है। यूजीसी का नया इक्विटी नियम पर हंगामा, कर्पूरी जयंती पर आरजेडी की सभा में कार्यकर्ताओं के गद्दार नारे, और पटना शंभू हॉस्टल कांड पर विपक्ष चिल्लाता है यह सब साजिश, वोट बैंक की राजनीति है। बिहार में जाति गुटबाजी और बेटियों की सुरक्षा का त्रिकोण जल रहा है। 3rd डिग्री में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।